गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 26 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। आज नंबर ऑफ टॉपिक्स भी अच्छे खासे हैं और आज का कंटेंट भी काफी बढ़िया बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकोगे। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं? पहला टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द जीन एडिटिंग के बारे में, जीन सीक्वेंसिंग के बारे में और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। हालांकि ये तो रिपीटेड सा है, हम लोगों ने लास्ट वीक भी किया था, लेकिन आज थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने ऐड की हैं, थोड़ा सा हम तो देखेंगे। पीएम केयर फंड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पुराना सा टॉपिक है, लेकिन प्रीलिम्स में कई बार इस तरह की चीजें आपसे पूछ लेता है। गिग इकोनॉमी वर्कर्स के बारे में भी आज एक टेक्स्ट सेक्शन आया है, काफी डिटेल में बात की गई है। जो हम लोगों ने लेबर कोड, सोशल लेबर कोड वगैरह जो दो 2020 के अंदर इशू किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे इसमें हम लोग। टेररिज्म के बारे में बात करेंगे। टेररिज्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पंजाब के अंदर जो चीजें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, तो वहां से रिलेट करके हम लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर अनोमली की बात करेंगे। मार्च के महीने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, अप्रैल के महीने में भी हीट वेव चल रही थी, कहीं कहीं पे रेनफॉल हो गया है। तो ये अनोमली है, तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। एल नीनो ला नीना का उसका इसके ऊपर क्या रिलेशन होता है, तिब्बत के अंदर जो रेनफॉल होता है या तिब्बत के अंदर जो स्नोफॉल होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल टेम्परेचर के ऊपर, मानसून के ऊपर, थोड़ा वो बात यहाँ पे करने वाले हैं ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से। काफी स्टैटिक पोर्शन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वैसे तो। हाउ टू रीड हिस्ट्री, तो ये एक अपना एडिटोरियल सेक्शन है, काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली इसको पढ़ने में। क्योंकि जिस तरह से एनसीईआरटी के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, खासकर हिस्ट्री वाली बुक्स में, तो उसको लेके एक यहाँ पे एडिटोरियल दिया गया है। चलिए जी, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, जीन सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। पहले तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं क्या है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के ये एक्चुअली हम लोगों ने टॉपिक 2-3 दिन पहले भी किया था, बट तो इसे हल्की सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट देखिए क्या है ना यार, इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, 1.3 बिलियन प्लस लोग, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में ना 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स रहते हैं। द सेंट्रल इंडिया में अलग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, हर जगह अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उस जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी अलग होती है। तो जो डिसीज वगैरह होते हैं ना, वो हर किसी को इक्वली इम्पैक्ट नहीं करते हैं। जैसे आप कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, तो जैसे सार्स कोविड 2, ये जो वायरस है, वो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले इंडियन को अलग तरह से इम्पैक्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले को अलग से, साउथ इंडिया और जो ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले हैं सबको अलग अलग इम्पैक्ट करता है। किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, किसी के ऊपर कम इम्पैक्ट होता है। ये किस चीज का फर्क होता है? ये फर्क होता है हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर का। जैसे अगर आप जैसे यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे जो वाइट अमेरिकन थे उनके ऊपर कोविड का उतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना कि अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर आया। तो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर ही डिसाइड करते हैं कि किस चीज को लेके आप थोड़ा सा ज्यादा सेफ रहते हो या अनसेफ रहते हो। तो उसके लिए हम लोगों ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया था 2019 में, जिसमें 10,000 इंडियंस के जीन्स को अलग अलग जगह से हम लोगों को लेना था और उसकी सीक्वेंसिंग करनी थी। जिसमें 7,000 लोगों की सीक्वेंसिंग हम लोग कर चुके हैं, 3,000 सीक्वेंसिंग अभी करना बाकी है। तो इसलिए इसको कहा गया था ताकि हमारे देश का जो जेनेटिक वेरिएशन है, उसको उसका हम लोग एक प्रॉपर डेटाबेस बनाएं, और जिसके हिसाब से उसके बेसिस पे फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वे डिसीज वगैरह जिसको जो होते हैं, पर्सनलाइज टाइप का जो मेडिसिन होता है अलग अलग पर्सन के हिसाब से, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह का प्रमोशन करने में डेफिनेटली ये काम आएगा। तो इस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं अगर अपने पास वो रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये था अपना जीन इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, देखिए आप इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए कि हमारा जो है सेल होता है, उस सेल के अंदर हमारे जीनोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जीनोम होते हैं। इन जो ये जीनोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? जीन से बने होते हैं। और इनके अंदर ये होते हैं हमारे डीएनए होते हैं। और डीएनए फिर हमारे किससे हमारे डीएनए जो है वो प्रोटॉन, ये जीन जो आप देख रहे हो ना, ये C G T A, ये सब हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। हमारा जीनोम होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे डीएनए होता है। ये डीएनए जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और ये छोटे छोटे जीन्स से इस तरह से बना रहता है। तो ये होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ये जो C G T A ये आप देख रहे हो ना, ये जीनोम सीक्वेंसिंग है। और अगर किसी के अंदर, किसी एक जीन के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उससे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। और ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, ये डिसाइड करता है बहुत सारी चीजों को। आपका हेयर हेयर कलर कैसा होगा, आपकी आईज कलर कैसा होगा, आप कौन कौन सी डिसीज आपको हो सकती हैं, तो वो सब इस सीक्वेंस से डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग करना जरूरी है। तो इट्स अ ह्यूमन जीनोम इज एंटायर सेट ऑफ द डीएनए
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। तो इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी बॉडी में जो चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं, फंक्शनिंग होती हैं, उस चीज़ों को लेके। ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड जो आप इस तरह से इसकी बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर पेयर्स बने होते हैं। तो जब इसको हम लोग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसे हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। वो इस तरह से रहता है ये, ठीक है। ये जो जीन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सीक्वेंस के अंदर, इसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो इसके अंदर आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, कुछ रिमूव भी कर सकते हो। मान लीजिए पर्टिकुलर जीन है, सपोज ये पर्टिकुलर जीन अगर आप यहाँ से रिमूव कर देते हो, या किसी की बॉडी से रिमूव कर देते हो, तो इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन रिमूव हो जाएगा। और अगर आप इसकी जगह कोई और नया जीन ऐड कर देते हो, तो नई प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं। जैसे हम लोग यूजुअली जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर हम जीनोम एडिटिंग करते हैं। तो नए प्रॉपर्टी का जीन आप ऐड कर सकते हो, पुराने प्रॉपर्टी का जीन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, जिसे आजकल डिजाइनर बेबीज भी कहते हैं ना। आपकी आईज कलर, हेयर कलर, आपकी हाइट, बोन डेंसिटी, कौन कौन सी डिसीज आपको होने के चांसेस हैं, कैंसर होने के चांसेस हैं कि नहीं हैं, वो सब जीनोम सीक्वेंस के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है, राइट। तो ये होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ कोर्स। तो जो रेयर रेयर डिसीज वगैरह होते हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको जेनेटिक स्ट्रक्चर पता है किसी का। जैसे फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया वगैरह के जो डिसीज होते हैं, वो वो जीन माल फंक्शनिंग की वजह से ही होते हैं। तो वो सब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोविड के 19 के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। जो चाइना के साइंटिस्ट थे योंग जेन जांग, तो इन्होंने जो कोविड का जो वायरस था उसको पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग करी थी, और उसको बाद में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट के साथ उसको शेयर किया था। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने उस जीनोम सीक्वेंस को इंटरनेट के ऊपर ओपन कर दिया था, सारी इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, अपने कोविड का सीक्वेंस पता चल गया। तो एक बार जब कोविड का सीक्वेंस पता चलता है, तो बाद में फिर इसी से हम लोगों ने वैक्सीन बनाई, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंस लगाना बहुत जरूरी है। और वो कोविड 19 में बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया। इंडिया के अंदर भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे पास एक पूरा लेबोरेटरीज का ग्रुप है, जिसे हम लोग इंसा को कहते हैं, ठीक है, जेनोमिक कंसोर्टियम। और हमारे कंट्री में जगह जगह पे लैब्स बनी हुई हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग कर चुके हैं। यानी कि जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स वगैरह होते हैं, है ना, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी ज़रूरी है। तभी तो पता चलेगा ना कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है वो कितना ज़्यादा ट्रांसमिशन करता है, नहीं करता है, सेफ है एंड ऑल दैट। वो सब जो है हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो, जीनोम जो होते हैं ना, हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन जीनोम्स के अंदर होती है, जीन्स के अंदर होती है, ठीक है। और जीनोम के अंदर कोई भी डिफॉल्ट होता है, तो उससे हमें डिसीज होता है। तो जीनोम वो, और उसको हम लोग कई बार ठीक कर सकते हैं, अपने जीन्स को रिमूव करके या ऐड करके। तो वो सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए जी। वाई इज पीएम पेयर केयर फंड नॉट सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑडिट? पब्लिक ऑडिट मतलब, अब वैसे आप ये कह सकते हो कि आरटीआई के अंदर नहीं आता है। पीएम केयर फंड जो कि कोविड 19 के अंदर लॉन्च किया गया था, तो वो आरटीआई के अंदर नहीं आता है। और ये बहुत बार इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, भैया 5,000 करोड़ से ज्यादा का फंडिंग इसके अंदर आया है, और जनता को पता ही नहीं है किसने फंडिंग किया, कब किया, क्यों किया। तो वो सब पता होना चाहिए ना यार, इतना बड़ा फंड आपने बनाया है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड द रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड। और ये एक नेशनल फंड है जो कोविड 19 के दौरान हम लोगों ने 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। और ये बेसिकली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1988 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इसके चेयरपर्सन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज इसके अंदर होते हैं। आप कोई भी आदमी छोटी मोटी फंडिंग, मतलब किसी के पास फंड है, 5 रुपए, 50 रुपए, 5 लाख, 5 करोड़, जितने भी आपके पास हैं, आप पीएम केयर फंड के अंदर डाल सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती हैं, जो कि कंपनी लॉज के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, वो लोग जो पीएम केयर फंड के अंदर पैसा देती हैं, वो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% कंपलसरी सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर खर्चा करना होता है, तो उसको पीएम केयर फंड के अंदर डाल सकती हैं। तो ये तो एक चीज जो आपको थोड़ा यहाँ पे पता चली। अब ये ये जो पीएम केयर फंड है, वो आरटीआई के अंदर सेक्शन 2H के अंदर इसको एग्जाम्पशन मिला हुआ है, इसके अंदर में नहीं आता है। क्योंकि सेक्शन 2H के अंदर सिर्फ वही बॉडीज आ सकती हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटी होती हैं। लेकिन पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इससे पब्लिक अथॉरिटी आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो किसको पब्लिक अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है आरटी एक्ट के तहत? या कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर से बनी हो, तब किया जाता है। या फिर पार्लियामेंट के थ्रू बनी हो, या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनी हो, या फिर
जो है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से बनी हो, लेकिन वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी के अंदर उसको कंसिडर किया जाता हो, उस केस में ही आपको आप उसके ऊपर आरटीआई लगा सकते हो। लेकिन पीएम केयर फंड इनमें से किसी के अंदर भी इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका मतलब पीएम केयर फंड पीआई आरटीआई के अंदर आता ही नहीं है। राइट। तो ये कुछ बातें हैं पीएम केयर फंड के बारे में। उसके अलावा हमारे पास एक पीएम नेशनल रिलीफ फंड भी है, जो कि आरटीआई के अंदर आता है। राइट। और इसके ही पीएम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसके भी चेयरपर्सन होते हैं। और ये जो जैसे नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर्स होते हैं, उनको रिलीफ देने के काम आता है। उसके अलावा जैसे एसिड अटैक होते हैं, कहीं एक्सीडेंट्स राइट्स वगैरह होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हीट वेव वगैरह, सर्जरीज वगैरह के अंदर भी इससे कई बार जो वल्नरेबल सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ से हेल्प दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मोस्टली इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है, लेकिन प्रीलिम्स में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। चलिए जी। अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर अनोमलीज। देखिए वैसे तो ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक्स आर्टिकल है ये, और हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं लैंड एंड ओशन टेम्परेचर डिपार्चर फ्रॉम एवरेज मार्च 2023। तो जो रेड कलर में आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, और ये ऊपर साइबेरिया वाला पार्ट, ऊपर से ये जो आपको नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा साउथ अमेरिका में जो दिखाई दे रहा है, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे यूजली जो मार्च में टेम्परेचर होता है, एवरेज मार्च टेम्परेचर, ये यहाँ पे उससे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर हुआ है। यानी कि मार्च का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज से ज्यादा हुआ है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंड एंड सी टेम्परेचर परसेंटाइल, ये परसेंटाइल की चेंज की बात करता है। हालांकि इंडिया में आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, बट अगर हम लोग लोकल लेवल में बात करें तो इंडिया में भी काफी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन देखने को मिली है। देयर वॉज न्यूज रिसेंटली दैट द मार्च 2023, पिछला महीना यानी कि ये अभी तक का सेकंड वार्मेस्ट मार्च का महीना रहा है। सबसे गर्म सेकंड मार्च का महीना रहा है। तो क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ, या फिर ये नॉर्मल कंडीशन होती है? इनका कहना है कि नहीं, नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ग्लोबल वार्मिंग का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। देखिए जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं ना, तो डेली, डे टू डे और ईयर टू ईयर की टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं। एटलीस्ट ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के लिए हमारे पास कम से कम 10 साल की एवरेज होनी चाहिए। तो डिकेड बेसिस पे हम लोग, डिकेड बेसिस पे जब टेम्परेचर मेजर करते हैं, तब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये कह लीजिए कि 2000 से लेके 2010, 2011 से लेके 2020, ये जब हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। यानी कि 2000 से लेके 2010 तक जो मार्च का महीना है, उसका टेम्परेचर कितना था, 2011 से लेके 2020 का मार्च के महीने में कितना टेम्परेचर था, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो हाँ, मार्च का जो महीना है वो नजर आ रहा है कि भैया वो गर्म था। ठीक है। बट वाई वॉज द मार्च सेकेंड वार्मेस्ट? ऐसा क्यों था? देखिए जो सबसे ज्यादा वार्म था ना, वो था 2016 वाला, अभी तक का जो रिकॉर्ड पे आया है। क्योंकि 2016 में अभी तक का बिगेस्ट एल नीनो इम्पैक्ट देखने को मिला था। और एल नीनो क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। एल नीनो में हमारा जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन होता है वो गर्म हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था 2016 में। और 2016 वाले इवेंट को कहा जाता है मिनी ग्लोबल वार्मिंग, मिनी ग्लोबल वार्मिंग। But January to March, average temperature anomaly ranks 2023 as the fourth warmest March for warmest। अगर देखो मार्च, खाली अगर मार्च की बात करेंगे तो सेकंड वार्मेस्ट है, जनवरी से लेकर मार्च के एवरेज की बात करें तो फोर्थ वार्मेस्ट है। तो ये इस तरह के इम्पैक्ट यहाँ पे क्यों नजर आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि भाई कोई सेकंड है, कोई फोर्थ है, कोई सिक्स्थ है? ये इसी को हम लोग टेम्परेचर अनोमली कहते हैं। टेम्परेचर अनोमली का यूजली मतलब होता है कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन होता है उससे अलग वेरिएशन होती है, तो उसे अनोमली कहते हैं। अनोमली मतलब ये समझ लीजिए एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जो कि यूजुअल कंडीशन से थोड़ी हटके होती है, उससे हम लोग अनोमली यहाँ पे कहते हैं। इसका एक रीजन जैसे इन्होंने यहाँ पे जो है जैसे थोड़ा ला नीना का एग्जांपल दिया है। ला नीना वाले केस में हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा ग्लोबली थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। और वाई इज द कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कुछ कुछ चीजें जो इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, ये वाला देखिए आप यहाँ पे। द monstrous warming to the west to north of India begins to tell the story of the weather anomaly, right? मतलब इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो वेस्ट वाला हिस्सा है, वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हुआ इस बार मार्च के महीने में। लेकिन अगर आप मार्च के महीने में देखोगे तो मुंबई उतना गर्म नहीं हुआ, मुंबई थोड़ा ठंडा रहा। अभी बाद में अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखें, जैसे दिल्ली और इसी पूरे एरिया में,
प्री मानसून रेनफॉल भी हो रहा है। उसके अलावा केरला में देखें, उड़ीसा में देखें तो भैया हीट वेव चल रही है, बंगाल में हीट वेव चल रही है, अरेबियन सी जो है वो भी गर्म हो गया है। तो और जब जब अरेबियन सी गर्म होता है तो मानसून स्ट्रोंग होता है, बट साइक्लोन्स भी बहुत ज्यादा आते हैं अरेबियन सी के अंदर। हमारे यहाँ पे यूजुअली जो 60-70% साइक्लोन आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि अरेबियन सी गर्म हो गया है तो शायद वहाँ पे ज्यादा साइक्लोन आएंगे अरेबियन सी के अंदर भी। तो ये कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा डेफिनेटली। हाँ देख, ग्लोबल वार्मिंग का मैंने आपको बता ही दिया, डेकेड टू डेकेड बेसिस पे होता है। ईयरली बेसिस पे हम लोग ऐसा ग्लोबल वार्मिंग को मेजर यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इस सबका क्या रिलेशन है मॉनसून के साथ, ये भी एक बड़ी देखने वाली बात है। देखिए इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए मार्च के महीने में जो रेनफॉल था वो नॉर्मल से कम हुआ था, जिसकी वजह से हीट वेव देखने को मिली थी। लेकिन अप्रैल के महीने में अच्छी खासा रेनफॉल हुआ है। और इस बार यूरेशियन लैंड मास, मतलब तिब्बत इसको कह सकते हो, तिब्बत के अंदर कम स्नोफॉल हुआ है। और जब तिब्बत में स्नोफॉल कम होता है तो मॉनसून स्ट्रोंग होता है। समझ रहे बात, तिब्बत का हमारे मॉनसून पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप एक चीज देख लीजिए, देखिए ये इधर तिब्बत आ गया। जब तिब्बत ठंडा होता है, मतलब जब तिब्बत गर्म होता है तो तिब्बत से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और ये हवाएं बाद में इंडियन ओशन में जाके गिरती हैं। मैं बिल्कुल हिंदी वाली बिल्कुल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मतलब यहाँ से जो एयर राइज करती है फाइनली वो इंडियन ओशन के अंदर अंदर जाके डिसेंड करती है, सिंक करती है, और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करती है। जब इंडियन ओशन के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो मानसून स्ट्रोंग होता है। राइट। तो मतलब तिब्बत के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मानसून स्ट्रोंग होगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब कम स्नोफॉल, लेस स्नोफॉल। और इस बार तिब्बत के अंदर स्नोफॉल कम हुआ है तो मानसून स्ट्रोंग होने के चांसेस हैं। लेकिन एक तरफ एल नीनो भी आ रहा है। अब एल नीनो से मानसून वीक होगा और इसकी वजह से स्ट्रोंग होगा। तो ऐसा देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को नेगेटिव कर देंगे, और फाइनली मानसून नॉर्मल रहेगा। जैसे कि आईएमडी ने भी कहा था कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ हमें पता है एल नीनो आएगा, लेकिन तिब्बत के अंदर भी तो इस बार स्नोफॉल कम हुआ है। तो एक तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इस बार इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव है, वो भी मानसून को स्ट्रोंग करता है। तो कई फैक्टर ऐसे हैं जो मानसून को स्ट्रोंग कर रहे हैं, कई फैक्टर ऐसे हैं जो स्ट्रोंग मानसून को वीक कर रहे हैं, स्पेशली एल नीनो। तो ओवरऑल हो सकता है कि इस बार मानसून जो है वो नॉर्मल रहे। नॉर्मल रहे, हो सकता है बहुत नॉर्मल भी हो सकता है, वी नेवर नो। क्लाइमेट है, वेदर है, इसका कुछ हम लोग ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गिग इकोनॉमी के बारे में बात करता है, ऑन द कोड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी फॉर द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर। वैसे तो ये 2020 का टॉपिक है, 2 साल पहले ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब दोबारा से न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि स्विगी के वर्कर्स ने एक जो इनका यूनियन है, राइट, गिग इकोनॉमी जो ऑल इंडिया यूनियन है, इन्होंने ये स्ट्राइक पे चले गए थे। और स्ट्राइक पे इसे चले गए थे, पहले क्या होता था, स्विगी के एक वर्कर को, डिलीवरी पर्सन को, एक ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए 35 रुपीज़ मिलते थे, लेकिन स्विगी ने उसको रिड्यूस करके कर दिया 10 रुपीज़। ठीक है, और उसी लिए चले गए थे ये लोग स्ट्राइक के ऊपर। तो इनका ये कहना है कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं, और हमें किसी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है कानून के द्वारा। तो हमारे प्रोटेक्शन हमें मिलना चाहिए, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो उसको लेके ही बेसिकली एडिटोरियल है, आर्टिकल है, हालांकि 2020 का आर्टिकल है, बट स्टिल थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ। ये वाला कंटेंट आपके एग्जाम इसके अंदर नहीं है, एडिटोरियल के अंदर, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है आपके लिए। तो कोड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी 2020 इशू किया गया था, और आपके पता ही है 2020 के अंदर कोविड चल रहा था। और ये जो गिग इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ये एक्चुअली था तो पहले भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोविड में बहुत ज्यादा चला गया था। ठीक है। कोविड, गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, गिग इकोनॉमी का मतलब होता है जब हम लोग फ्लेक्सिबल टेम्परेरी फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके। जो फ्रीलांसर्स होते हैं बेसिकली, गिग इकोनॉमी वर्कर्स वर्कर्स होते हैं जिनका कोई एक अपना ऑफिस नहीं होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम करते हैं। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी इसी का पार्ट होते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, ये सब प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। ये भी गिग इकोनॉमी का ही पार्ट होते हैं, जो कि कोविड के 19 के टाइम पे हुआ, जो कि लोग घर बैठे बैठे ऑर्डर करने लगे, सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। तो गिग वर्कर्स आज के समय में एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन हो चुकी है, एंड दे ऑल्सो आर डिमांडिंग द प्रोटेक्शन अंडर द सोशल थिंग। तो इसीलिए 2020 में हम लोगों ने, सरकार ने सोशल सिक्योरिटी का कोड जो है वो इशू किया था। ये 3 कोड थे बेसिकली, 3 लेबर कोड थे। इसके अंदर जो है वर्कर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया।
अनऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर्स एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये प्लेटफॉर्म वगैरह जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी बात की गई। तो गिग वर्कर्स रेफर टू द वर्कर्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे फ्रीलांसर्स को हम लोग क्या कहते हैं, गिग वर्कर कहते हैं। जो यूजली एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है जिसको आप फॉलो करते हो, उसमें आपकी सैलरी डिसाइड होती है, सब कुछ डिसाइड होता है। राइट। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे मैंने आपको बता ही दिया, उबर जोमेटो वगैरह ओला, ये किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। राइट। और इस कोड के अंदर, शेड्यूल 7 ऑफ द कोड के अंदर 9 कैटेगरीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अंदर कुछ जैसे राइड शेयरिंग सर्विसेज ओला उबर वगैरह आ गई, फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज ये स्विगी जोमेटो वगैरह वो सब आ गया, कंटेंट एंड द मीडिया सर्विसेज वगैरह वो उसके अंदर आ गया, ई मार्केट प्लेस। ठीक है, वो जैसे आपका कुछ भी जैसे यहाँ पे कोई भी आप जैसे अमेजोन का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे आता है। लेकिन इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस को एक्सपेंड किया गया था, एम्प्लॉय की डेफिनेशंस को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस को, और ये कुछ। हालांकि इस कोड के अंदर बहुत स्ट्रोंग तरीके से किसी तरह का भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था। इन्होंने कहा है, ये कोड कहता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं जैसे अर्बन लैडर, ठीक है, इनको अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, इनको प्रोविडेंट फंड वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में यहाँ पे लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, अब तो जैसे जैसे जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्टिकल यही कहता है कि भैया जो नए लेबर कोड हैं जो रिसेंटली आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि हम लोग आजकल डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, डिलीवरी सर्विसेज की बात करते हैं। राइट। बट अभी भी देखिए, यूजली क्या होता है, ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे जो वर्कर होता है, वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है, जो फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर काम करता है, यूजुअली तरीके से जो चला आ रहा है। और ये जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, इनको हम लोग कई तरह के अधिकार भी देते हैं, है ना। कई बहुत सारे प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस फंड वगैरह वो सब चीज़ें हम लोग, मैटरनिटी लीव वगैरह सबको दिया जाता है। लेकिन गीग इकोनॉमी में वो अब तक नहीं था। तो ये जो 2020 का जो सोशल सिक्योरिटी कोड हम लोगों ने बनाया है, इसमें इन्होंने ये कहा कि जो गीग वर्कर्स होते हैं उनको भी मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह और ये सब जो है उनको मिलना चाहिए। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया है। अभी भी ये जो है हमारी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे कर्नाटका के अंदर अभी ये कानून बनाया जाए, मतलब प्रपोजल आया है, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया है गिग वर्कर्स को लेके कि अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे 6 महीने से ज़्यादा अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको प्रोविडेंट फंड दिया जाए। तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, अभी तक ये सच इन्होंने मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा बनाया नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गिग वर्कर क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, सोशल कोड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, डेफिनेशन वगैरह हल्का फुल्का देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें इस तरह से आती हैं। एग्जाम में भी यहाँ से कई तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे प्रीलिम्स में थोड़ी क्वेश्चन आ भी चुका है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिग इकोनॉमी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो इस तरह का जो है दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन इन द एग्जाम एज वेल। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज दिस कॉजेज ऑफ द टेररिज्म। तो बेसिकली ये पंजाब के अंदर जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, जो अमृतपाल को अरेस्ट किया गया है और खालिस्तान वगैरह की डिमांड हो रही है, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उन्होंने सरेंडर अभी किया था और उनको फिर बाद में आसाम में लेके गए हैं। राइट, तो वो सारी चीज़ें, तो उसके बारे में थोड़ा जो है टेररिज्म के बारे में एक अपना डिसेंट सा टॉपिक यहाँ पे बनता है। वैसे तो इंटरनेट सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन यस, क्योंकि जो बब्बर खालसा है, खालिस्तान के रिगार्डिंग कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द टेररिज्म, ये आपको ऐसा कोई बताने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, अपने पहले डिस्कस इसको हम कर चुके हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, इट इंक्लूड्स इनजस्टिस इन द पास्ट, डिस्टोर्शन ऑफ द हिस्ट्री एट टाइम्स। कई बार क्या होता है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स को इधर उधर चेंज किया जाता है और किसी खास कम्युनिटी को, किसी खास रिलीजन को, किसी खास एथनिक ग्रुप के लोगों को टारगेट किया जाता है। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है टेररिज्म का, है ना। और रिलीजन का भी बहुत बार जो है यहाँ पे मिसयूज किया जा सकता है। फंडामेंटलिज्म जो होता है, रेडिकलिज्म, ब्रेन वॉश वगैरह कर दिया जाता है, वो सब चीज़ें होती हैं। एथनिसिटी, जब किसी पर्टिकुलर कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज वगैरह को एज सच यू नो अलग थलग कर दिया जाता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उस केस में भी जो है इट कैन लीड टू टेररिज्म। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स की अगर आप बात करें,
है ना। पॉलिटिकल रीजन भी डेफिनेटली हो सकते हैं। किसी अगर जनता के ग्रीवेंसेस को अगर आप नहीं समझोगे तो इट कैन ऑल्सो लीड टू पॉलिटिकल टेररिज्म एज वेल। ह्यूमन राइट वायलेशंस वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। इकोनॉमी कोर्स भी होते हैं ऑफ कोर्स। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अगर पॉपुलेशन है, अगर उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या फिर उनको प्रॉपर्ली रिसोर्सेज नहीं दिए जाते हैं, तो उस केस में भी इट कैन लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिज्म। तो कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। टाइप ऑफ टेररिज्म की बात करें तो जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड और नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब सीधा सा मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से, जो वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट है, उससे उसको सीधा सीधा उसको पैसा भी मिल रहा है, उसको लॉजिस्टिक हेल्प भी मिल रही है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान की आप बात करें, आईएसआई जो है सीधा सीधा हेल्प करता है भाई टेररिस्ट ग्रुप्स को। नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो जो अलग से इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। गवर्नमेंट से उनको कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं होता, इवन वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी काम करते हैं। जैसे नक्सलिज्म यहाँ पे हो गया, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब इनको सरकार थोड़ी ना प्रमोट कर रही है, अपने आप ही आ रहे हैं भाई। तो दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर्स। उसके अलावा हमारे पास होता है आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म भी होता है। जैसे लेफ्ट विंग टेररिज्म, नक्सलिज्म की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। राइट विंग टेररिज्म की आप बात कर सकते हो, जिसमें राइट विंग टेररिज्म क्या होता है, जो मेजोरिटी होती हैं वो माइनॉरिटी को ओप्रेस करती हैं। तो इट इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ टेररिज्म। रिलीजियस टेररिज्म वगैरह जो होता है, राइट। आप किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, किसी को रिकॉग्नाइज करते हो, जैसे पाकिस्तान में जैसे अहमदियाज को कंसिडर नहीं किया जाता एज अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट। ऐसा आप ओमान में देख सकते हो, इंडिया में भी देख सकते हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं। इफेक्ट ऑफ टेररिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह बंद हो जाती हैं, डिसलोकेशन कर जाती हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है तो वहां से फैक्ट्रीज वगैरह दूसरी जगह पे चली जाती हैं। तो इसका जो पहले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बाद में फिर से नहीं होगा, है ना। प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है ऑफ कोर्स। और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में सरकार को फालतू में पैसा डालना पड़ता है। अगर भाई हर जगह शांति का माहौल बनेगा तो सरकार स्कूल ओपन कर सकती है, रोड्स बना सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है। लेकिन अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहेंगी तो फालतू में उनके ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के ऊपर। तो वो सारी चीजें होती हैं। पॉलिटिकल इफेक्ट होते हैं ऑफ कोर्स। नॉन एंगेजमेंट ऑफ द यूथ इन द पॉलिटिक्स। अरे भैया पॉलिटिक्स में आइए, प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आइए ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यूथ हथियार उठाएगा, वायलेंस करेगा, तो वो ऑफ कोर्स यूथ जो है पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। दे कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और इससे हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो ट्रस्ट होता है पब्लिक का, वो खत्म हो जाता है। गवर्नेंस की बात करें तो भैया फेथ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ऊपर खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाती है उसके ऊपर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लो एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स यहाँ पे है ही। सोशल इफेक्ट की बात करें तो डिसइंटीग्रेशन एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ द एज ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर। यस, चलिए स्टेप्स कौन कौन से हम लोग ले सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे आर्मी बेस होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। एनआईए है या जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, है ना, इनको प्रॉपर तरीके से टूल्स दीजिए, इनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाइए, है ना। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। करप्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। रिस्पेक्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो जो लोग भी होते हैं वो भी सरकार के प्रति या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो सेंसिटिव होने चाहिए, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं। काउंटरिंग द सबवर्जिव एक्टिविटी ऑफ द टेररिज्म। तो वेलफेयर वगैरह, जो जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और द मैनेजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड द मीडिया इन कंजक्शन विद द इंटेलिजेंस विंग ऑफ द पुलिस कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो आप इंटेलिजेंस गैदरिंग करिए, मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करिए, और इस तरह की चीज़ें जो है आपको, जो प्रोपागेंडा वगैरह का बेसिक फैलाया जाता है टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, माओइस्ट के द्वारा, उस प्रोपागेंडा से भी आपको लड़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया में कॉन्फ्रेंस आगे करिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लीगल फ्रेमवर्क तो ऑफ कोर्स प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा आपको। रोल ऑफ सिटीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़, मीडिया वगैरह, टेररिज्म से फाइट करने के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो आके जनता से अपील कर सकते हैं। हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो जनता से आके अपील कर सकते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पेशली अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं टू काउंटर द टेररिज्म। तो यहाँ से एक डिसेंट सा मेंस में क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। तो उसमें आप एग्जाम्पल तो जरूर डालें। जैसे पंजाब वाला आप रिसेंट एग्जाम्पल डाल सकते हो, या नक्सलिज्म वाला एग्जाम्पल आप हमेशा ही डाल सकते हो। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेररिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म, रीजंस ऑफ टेररिज्म, इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, स्टेप्स टू काउंटर टेररिज्म। तो कई सारी चीज़ें आज हम लोगों ने यहाँ पे इस आर्टिकल में कवर कर ली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक।
द लिमिटेड रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक इन द हिस्ट्री। अच्छा आर्टिकल है इन द सेंस, आप ये देखिए कि अभी न्यूज़ में क्यों है, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि वही सरकार ने कुछ एनसीईआरटीज़ को अपडेट किया है और जिसमें कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है जो सरकार को लगे या जो कमिटी थी एनसीईआरटी की उसको लगे कि ये फालतू में है। जैसे अब बात करें, जैसे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स की बात करें, तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली को ओवर रिप्रेजेंटेशन किया गया है हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के अंदर, है ना। दिल्ली मतलब जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें या फिर मुगल्स की बात करें, इनको ओवर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और कई सारी इंफॉर्मेशन ओवरलैप भी होती है। जैसे 11th के एनसीईआरटी में भी वही चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, 12th में भी वही पढ़ाए जा रहे हैं, 9th में भी सेम चैप्टर, 10th में भी सेम चैप्टर। ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हो आप? आपने जब एक बार इन्फॉर्मेशन दे दिया तो बाद में कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करिए। और ज्यादा फोकस कहाँ पे है? दिल्ली की, दिल्ली पे ज्यादा फोकस किया गया है ना। आप देखिए आसाम या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री को पूरा ही नेग्लेक्ट किया गया है हमारी एनसीईआरटीज के अंदर। अहोम किंगडम, 600 ईयर्स तक अहोम किंगडम ने असम और उस एरिया के ऊपर जो है रूल किया, इसके बारे में हार्डली यानी कोई मेंशन मिलता हमारे एनसीईआरटीज के अंदर, है ना। चोला एम्पायर को भी हल्का फुल्का ही, जबकि चोला एम्पायर इतना वास्ट एम्पायर था। कितने सारे ऐसे इंडिया में रूलर्स रहे हैं, ऐसी डायनेस्टीज रही हैं जिनका या तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है या फिर मेंशन है तो बहुत हल्का सा मेंशन है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ओवरलैप हो रही है इंफॉर्मेशन, एक ही चैप्टर को, एक ही चीज को बार बार पढ़ाया जा रहा है अलग अलग क्लासेस के अंदर। तो इसीलिए सरकार ने जो है कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। तो उसके बारे में बेसिकली उन्होंने ये बात बोली है। और इन्होंने ये कहा है कि अ लॉट ऑफ इंक हैज बीन, तो ये तो बात सीधी सी होगी। उन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, ओवरलैप वगैरह की जो चीज मैंने आपको बता ही दिया है। यूजली लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो हिस्ट्री की जानकारी हमें मिलती है वो हमारी टेक्स्ट बुक से मिलती है, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो कभी स्कूल में नहीं गए, उनको भी हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन होती है। उनके पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है, फिर भी इन्फॉर्मेशन कैसे आई? तो हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन लेने के बहुत तरीके होते हैं, राइट। ये हमें अपने एक्सपीरियंस से आता है। आजकल तो इंटरनेट से भी आ सकता है। हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन, वहाँ से जानकारी मिलती है। टेलीविज़न के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, हमारे फ्रेंड्स हमें जो बताते हैं, फैमिली मेंबर हमें जो बताते हैं, हमारे दादा परदादाओं ने हमें जो चीज़ें बताई हैं, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं, इनको जाके विजिट करते हैं, राइट। कितनी सारी चीज़ें, ज्वेलरी के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, ये सब हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो खाली ये कहना कि टेक्स्ट बुक से ही हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, वो नहीं है, राइट। और आप खुद सोचिए, आप जब स्कूल से पास आउट हो जाते हो, आपको कितना ही हिस्ट्री याद रहता है, आप सब फैक्ट्स भूल चुके होते हो। कुछ इधर उधर इन्फॉर्मेशन आपको याद रहती है, मेजर मेजर चीजें। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, हम लोगों ने हिस्ट्री में ये पढ़ा था अपने टेक्स्ट बुक के अंदर कि कौन सा वॉइसरॉय जो है वो कौन से ईयर में रहा, उसने क्या क्या काम किए। ये हम लोग पढ़ते हैं ना अपनी एनसीईआरटी में। लेकिन जब आप स्कूल से पास आउट हो जाते हो, क्या आपको याद रहता है? बिल्कुल भी याद नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पे सारा फोकस किसके ऊपर है? फैक्ट के ऊपर है। हाँ, ये चीज आपको जरूर याद रहती है कि वॉइसरॉय जो है वो हाईएस्ट ऑफिसर था, वो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इतना याद रहता है। लेकिन उस वॉइसरॉय का नाम, उसका टाइम पीरियड वगैरह वो हमें याद नहीं रहता है। तो सिर्फ ये कहना कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक से मिलती है, वो सही नहीं है। बहुत सारी चीजें तो हम लोग भूल भी जाते हैं और बहुत सारी चीजें वहाँ पे कवर नहीं होती हैं। तो फैमिलीज के द्वारा जो स्टोरीज हमें बताई गई हैं, वो सब एक हिस्ट्री, एक हमारी कॉन्शियस का पार्ट होता है ना। जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते उनको भी हिस्ट्री की जानकारी होती है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको भी हिस्ट्री की जानकारी होती है, और दोनों अपने अपने तरीके से हिस्ट्री को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ है। तो इन्होंने ये कहा कि जो टेक्स्ट बुक होती है हमारी, इसका जो रोल होता है वो पावरफुल तो होता है लेकिन लिमिटेड होता है। क्लासरूम हमें सिर्फ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा सकता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया वाइसरॉय वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने जैसे गवर्नर जनरल का एग्जांपल दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो इनका ये कहना है कि वी डू नॉट रियली लर्न हिस्ट्री इन द स्कूल्स एज मच एज वी लर्न अ सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द पास्ट। हमें सिर्फ सीक्वेंस का पता चलता है कि अच्छा इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद वो हुआ था। यू रियल हिस्ट्री तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सीक्वेंस जैसे आप ये समझ लीजिए कि भाई हमें ये पता है, पहले पहले दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद जो है मुगल रूल आया, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स आए, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये एक सीक्वेंस है जो हमें कहाँ से पता चलता है? टेक्स्ट बुक से पता चलता है, राइट। टेक्स्ट बुक से सीक्वेंस हमें टेक्स्ट बुक से पता चलता है, लेकिन जो रियल चीजें हैं उसकी इंफॉर्मेशन के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मान लो किसी ने आपको ये बता दिया कि भैया ब्रिटिशर्स पहले आए थे और मुगल्स बाद में आए थे,
टेक्स्ट बुक के अंदर ये मेंशन कर दिया, स्टूडेंट को थोड़ी ना पता है, वो तो इसको भी पढ़ेगा, उसको लगेगा यही सही है। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज के अंदर किया भी जा रहा है, चीजें इवेंट हुए नहीं है न, फालतू के इवेंट अपने आप ही कुछ ना कुछ जोड़ दिए, रियल इवेंट्स को हटा दिया, राइट, वो सारी चीजें। तो इसे कहते हैं ग्रेट मैन थ्योरी। भैया सोच के देखिए, ये इतिहास किसने लिखा? क्या किसी इंसान ने इतिहास लिखा है? नहीं। अब मान के चलिए, जैसे अशोका के टाइम में, अकबर के टाइम में, शेरशाह सूरी के टाइम में, औरंगजेब के टाइम पे जो फार्मर था, उसकी क्या हालत थी? क्या उसकी हिस्ट्री हमें पता है? फार्मर ने तो हिस्ट्री नहीं लिखी। जो वहां पे दलित पर्सन था उसने तो हिस्ट्री नहीं लिखी। जो एक आम जो वीमन थी, घर पे हाउस वाइफ रह रही थी, उसने तो हिस्ट्री नहीं लिखी। तो उसका तो हमें कोई पता नहीं है। हिस्ट्री कौन लिखता है? हिस्ट्री लिखता है ओनली 1% जो लोग होते हैं, जो राजा के दरबार में होते हैं, जो राजा के खास क्लोज होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं। उन हिस्टोरियंस को राजा से प्रोटेक्शन मिलता है, पैटर्नाइज करता है राजा उनको, तो वो लोग हिस्ट्री लिखते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, राजा के दरबार में एक हिस्टोरियन है, इस राजा को, इसको सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, तो ये राजा के अगेंस्ट में थोड़ी ना लिखेगा, ये तो दूसरे राजा के अगेंस्ट में लिखेगा ना, जिसने इस राजा से लड़ाई किया था। तो हिस्ट्री जो लिखी गई है, जो समझी गई है, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट ही हो। इसे ग्रेट मैन थ्योरी कहते हैं। ग्रेट मैन का मतलब ये है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, और जो कैरिज्मिक इंडिविजुअल्स होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, उनके यार दोस्त खास मित्र होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो लोग हिस्ट्री लिखते हैं। और हिस्ट्री में ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया है? इंडिविजुअल डूअर्स के ऊपर, किसी खास किंग के ऊपर फोकस किया गया है, किंग के ऊपर, रादर देन द होल इवेंट, उसके ऊपर फोकस नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद द वे हिस्ट्री इज टोल्ड एंड द कम्युनिकेटेड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ग्रेट मैन थ्योरी। और यही हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि लिखने वाला वो आदमी है जिसको एक्चुअली ग्राउंड की रियलिटी पता ही नहीं है, उसने हिस्ट्री लिखा है, राइट। तो और ज्यादातर किस चीज के ऊपर फोकस किया? माइलस्टोन के ऊपर फोकस किया गया है। अच्छा, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई थी, किसने जीती? थर्ड लड़ाई किसने जीती? तरावड़ी में लड़ाई हुई, यहाँ पे हल्दी घाटी की फाइट हुई। ये माइलस्टोन के ऊपर फोकस किया गया हिस्ट्री में, रादर देन द रियल इवेंट्स। और ये क्रोनोलॉजिकल तरीके से इनको लिखा गया है। तो क्या इससे हमें हिस्ट्री की लाइक प्रॉपर चीजें समझ में आती हैं? अब हिस्ट्री में जब वॉर्स को दिखाया जाता है, बैटल्स को दिखाया जाता है, उसे बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि वहां पे बैटल हुई, वहां पे 10,000 लोग मर गए, ये राजा जीत गया, तो उनकी ब्रेवरी की कहानियां सुनाई जाती हैं, ग्लोरी की कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन जिन लोगों का लॉस ऑफ लाइफ हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके बारे में कोई सेंसिटिविटी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती हैं, राजा ने 50 लोगों को मारा, उस लोगों को मारा। अरे भाई, जो मरा है, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उसके बारे में कौन बात करेगा? कोई बात नहीं करता है। बाद में क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस आए, जिन्होंने ये कहा कि हम लोग किंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम आम आदमी के ऊपर फोकस करेंगे। तो उन्होंने आम आदमी का जो सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ थी, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया। तो ये चीजें जो है बाद में हुई, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई। अब डिपेंड करता है कि उस समय की गवर्नमेंट कैसी है। अगर वो गवर्नमेंट राइट विंग वाली है तो ऐसे हिस्टोरियंस को पैटर्नाइज करती है, जो लेफ्ट लीनिंग वाली है उनको लेफ्ट वाले हिस्टोरियंस को पैटर्नाइज करती है, उनको वोट दिए जाते हैं, उनको प्रोफेसर बना दिया जाता है, उनको किसी को भारत भूषण विभूषण दिया जाता है। तो वो भी, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा अपने हिस्टोरियंस को पैटर्नाइज करते थे, आज के टाइम पे भी बहुत सारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अपने टाइप के हिस्टोरियंस को ही पैटर्नाइज करती हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि भाई, the goal of communicating history should we have a citizenry that is aware of the past। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको हिस्ट्री के फैक्ट्स याद करने हैं। हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब, कम्युनिकेट करने का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उनसे हमें सेंसिटिव होना चाहिए, और वहां से हमें मोरल वैल्यूज, और वहां से हमें सीखना चाहिए, ताकि जो गलतियां पहले हुई हैं वो ना हो। वो हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने फैक्ट्स याद कर लिए। और जब हम लोग इंटीग्रल इंडिया की बात करते हैं, हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, तो सारी हिस्ट्री को बराबर प्रेजेंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, आसाम की हिस्ट्री, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात में, राजस्थान, दिल्ली, सेंट्रल इंडिया, ट्राइबल हिस्ट्री, राइट, हर हिस्ट्री को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट। तो ये जो है इस चीज की इन्होंने यहाँ पे बात किया है। उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल ऑल्सो, आप यहाँ पे क्लियरली इसको देख सकते हो। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।